हाय गाइस, बेटा कैसे हो आप लोग? एकदम बढ़िया। चलो अब हम आगे बढ़े अपना। हमने कहाँ तक कंप्लीट करा था बताओ? पिछले वीडियो में विस्पर थ्योरी हमने कंप्लीट की, काफी सारे स्ट्रक्चर्स देखे, स्टेरिक फैक्टर 6 तक देख लिए ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स मतलब स्टेरिक फैक्टर जब तक हमारे पास 6 तब तक हमने देख लिए। अगर स्टेरिक फैक्टर 7 हो जाए, याद रखना आप, कुछ और थोड़ा सा ऐड करवा रहा हूं मैं, ये 12th लेवल पे कहीं कहीं आता है, केवल और केवल कंपटीशन में आता है ये स्टेरिक फैक्टर, एनसीईआरटी में है ही नहीं। स्टेरिक फैक्टर अगर 7 हो, स्टेरिक फैक्टर अगर 7 है तो जो ज्योमेट्री होती है बेटा, जो ज्योमेट्री हो जाएगी वो हो जाती है पेंटागोनल बाय पिरामिडल। पेंटागोनल बाय पिरामिडल। ये सब मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आज मैं लिमिटेशंस डिस्कस करने वाला हूं और यहां से लिमिटेशन आएंगी, ठीक है, विस्पर थ्योरी की लिमिटेशन आएंगी, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, आपको क्लियर दिख रहा है एकदम? कैमरे में सब चीजें आ रही हैं? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पेंटागोनल बाय पिरामिडल। नाउ अगर मैं बात करता हूं इसकी शेप की, तो देखो कैसे बनाएंगे। इसमें सेंट्रल एटम ए रहेगा, ठीक है, ए ये रहा सेंटर में। एक प्लेन में एक पेंटागोन बनाना है, मतलब एक यहां पे इससे एटम लगा होगा बी, ठीक है। पहले हम बात करते हैं जब इस पे केवल बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। ये देखो पेंटागोन बना। पेंटागोन बन गया है, इस तरीके का पेंटागोन बनता है। 5 तो ये आ गए, 6वां और 7वां का होगा, ये एक ही प्लेन में, तो एक इसके ऊपर और एक इसके नीचे। तो अगर मैं इसे ऐसे उठा के रखता हूं तो उसे मैं ऊपर की तरफ बना सकता हूं, ये बन गया, और जो पीछे था उसे नीचे की तरफ निकाल रहा हूं, वो ये रहा। ठीक है, तो जब स्टेरिक फैक्टर 7 हो, जब स्टेरिक फैक्टर 7 हो तो पेंटागोनल बाय पिरामिडल कैसे, बाय पिरामिडल कैसे, जरा देखो बाय पिरामिडल कैसे बेटा, फटाफट देखेंगे। बाय पिरामिडल यहाँ पे ये अटैच हो जाएगा। ये देखो 2 पिरामिड बन रहे हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, ठीक है, इसीलिए बोलते हैं इसे पेंटागोनल बाय पिरामिडल। तो स्टेरिक फैक्टर जब जब 7 होगा तब तब हम ये बना सकते हैं। क्लियर? अब मैं लिमिटेशंस की तरफ बढ़ रहा हूं, ठीक है। स्टेरिक फैक्टर 8 भी होता है, लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है, वो आपके कोर्स में नहीं है, इसीलिए हम वहां पे नहीं जा रहे हैं। बाकी स्टेरिक फैक्टर 8 तक होते हैं, स्टेरिक फैक्टर 9 तक होते हैं, 10 भी होता है, ठीक है, सब स्ट्रक्चर से 12 तक है, स्टेरिक फैक्टर 12 तक है, लेकिन आपके लिए 7 तक काफी है। अब हम हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज लिमिटेशंस ऑफ विस्पर थ्योरी। लिमिटेशंस ऑफ विस्पर वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। क्या क्या इसके देखो लिमिटेशंस हैं। दिस थ्योरी लिखो फटाफट, विस्पर थ्योरी फेल्स to explain the structure of isoelectronic species। क्या होती हैं isoelectronic species? बताओ बेटा, किसे बोलते हैं? जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। हम जैसे एग्जांपल लेते हैं IF7 and TEF7 माइनस, ये हमको एग्जांपल चाहिए। अब ये एग्जांपल हमने लिए, देखो यहाँ पे जो हमारे पास ये कौन से TE कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, बेटा 16th ग्रुप का एलिमेंट है, ओल्ड स्टाइल से टीपो 16th ग्रुप का है, तो 6 तो इसके खुद के वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हम विस्पर थ्योरी में वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, 6 तो इसके खुद के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दोनों में बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 तो इसके खुद के इलेक्ट्रॉन और एक नेगेटिव आ गया इसके ऊपर, एक इसके ऊपर नेगेटिव आ रहा होगा, तो ये टोटल कितने 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। या जब तुम इन दोनों के टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि ये सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं। जब ये सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, शॉर्टकट के लिए हम बता रहे हैं, देखो एक साथ आते हैं ये, जब एक ही पीरियड में आते हैं, TE
ये टेलुरियम के तुरंत बाद आयोडीन आता है, तुरंत बाद, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, बट इसके ऊपर, इसके कंपाउंड के ऊपर माइनस चार्ज लगा है, इसके कंपाउंड के ऊपर माइनस चार्ज लगा है, तो उसमें कम वाले में +1 हो जाएगा, तो वो आयोडीन के बराबर हो जाता है। इसीलिए दोनों कैसी हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। कैसी हैं बेटा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। क्लियर। अगर तुम्हें रैंडमली काउंट करना है तो आयोडीन के 53 और 7 फ्लोरीन के कितने, फ्लोरीन 7 फ्लोरीन के जोड़ दो बेटा, 7 फ्लोरीन के 9 सत्ते 9 7 जा 7 9 जा 63, कितने बेटा 63। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 116 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। यहां आओ जरा 52 होते हैं टेलुरियम के, 52 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टेलुरियम के, प्लस 7 फ्लोरीन है, तो एक फ्लोरीन के कितने 9, और 9 फ्लोरीन मतलब 1 फ्लोरीन के 9, तो 7 फ्लोरीन के कितने 63, कितने हो गए ये, कितने हो गए ये हुए 115, लेकिन एक ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इसमें एक और जुड़ जाएगा, तो ये कितने हो गए 116। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। कैसे है बेटा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। तो इनका जो स्ट्रक्चर आएगा वो कैसा आएगा, सेम आना चाहिए। किस का, IF7 एंड TeF7 माइनस का सेम आना चाहिए, बट सेम नहीं आता है। देखो, जबकि स्टेरिक फैक्टर भी सेम है, इसमें भी 7 बॉन्ड पेयर बनाएगा, इसमें भी 7 बॉन्ड पेयर बनाएगा, तो जो शेप मिलनी चाहिए विस्पर थ्योरी के हिसाब से वो कैसी होनी चाहिए, पेंटागोनल बायपिरामिडल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए बेटा, पेंटागोनल बायपिरामिडल होनी चाहिए। मतलब ऐसी कुछ, F इधर और F इधर और F इधर, 5 तो ये फ्लोरीन के ऊपर हो गए। ठीक है, टोटल आयोडीन कितने बॉन्ड बना सकता है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, कितने 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, और उसमें से 7 ही बॉन्ड बना रहा है, तो लोन पेयर तो इसके पास क्या हो गया बेटा, लोन पेयर इसके पास हो गया 0, इसके पास लोन पेयर क्या हो गया 0 हो गया। तो 2 फ्लोरीन, एक ऊपर एक नीचे, अभी बताया था स्टेरिक फैक्टर 7 के लिए। इस ज्योमेट्री क्या होगी, पेंटागोनल बायपिरामिडल। हाँ, पेंटागोनल बायपिरामिडल ही होती है, बट इसी के साइड में अगर मैं इसका बनाऊं TeF7 का, तो इसका ऐसा ही बनना चाहिए जैसे इसका बना है। ठीक है, ये 5 फ्लोरीन, ठीक है, ऊपर एक बॉन्ड लगाओ, एक नीचे लगाओ, यही बनना चाहिए जैसा यहां बना है, और ऊपर इसको ब्रैकेट में बंद कर दो और इसके ऊपर एक नेगेटिव लगा दो। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जब हम इसे एक्सरे, ये वाला जो स्ट्रक्चर है TeF7 का, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, जब हम इसे एक्सरे डिफ्रैक्शन और एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी और इलेक्ट्रॉन रे डिफ्रैक्शन के थ्रू जब हम स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, ठीक है, जब हम स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है, अभी हमने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो बॉन्ड्स हैं, ये पेंटागोन जो बन रहा है, ये पेंटागोन पूरा एक प्लेन में होगा, जो जैसे बोर्ड पे है, तो ये ऊपर वाला फ्लोरीन आपकी तरफ, बीच वाला पीछे की तरफ, और ये 5 फ्लोरीन बोर्ड पे रखे हैं आयोडीन के चारों ओर। ठीक है, तो एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, XY प्लेन पे। Z एक्सिस आपकी तरफ निकली हुई है और पीछे की तरफ है, उस पे ये ऊपर वाला फ्लोरीन और नीचे वाला फ्लोरीन है, तो एक प्लेन पे होगा। ये क्या है, कोप्लेनर है। लेकिन एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी से हमें पता चलता है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से हमें क्या पता चलता है कि ये जो फ्लोरीन के बॉन्ड हैं, ये जो फ्लोरीन के 5 बॉन्ड हैं, ये वाले, ये सेम प्लेन पे नहीं होते हैं, ये थोड़ा सा टिल्ट किए हुए होंगे। मतलब ये सीधे नहीं है, जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, ये कैसे है, थोड़ा सा टिल्ट, मतलब ऐसे किए हुए हैं। ठीक है, तो इनकी सेम ज्योमेट्री, इसकी पेंटागोनल बाइपिरामिडल एग्जैक्ट नहीं आती है, जबकि इसकी पेंटागोनल बाइपिरामिडल ही आती है। ठीक है, ये हमें इलेक्ट्रॉन रे डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट और एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से हमें पता चलता है। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से हमें पता चलता है। विस्पर थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई, तो ये एक लिमिटेशन लिख लोगे आप, है ना, और एग्जाम्पल के तौर पे ये दोनों लिख लेना। क्लियर है बेटा, चलो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सेकंड लिमिटेशंस,
विस्पर थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पूछता है वाई, तो तुम बता सकते हो अभी हमने जो तुमको एक्सप्लेन किया। क्यों? क्योंकि उसमें ज्योमेट्री ही पूरी तरह से अलग जा रही थी, वो प्लेन में ही नहीं आ रहा था। ठीक है, उसके जो फ्लोरीन के जो पेंटागन है वो टिल्ट कर जाते हैं, टिल्ट कर जाते हैं। क्लियर? नाउ अब हम बात करते हैं जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड लिमिटेशन है, विस्पर थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ट्रांजिशन एलिमेंट कंपाउंड्स, ट्रांजिशन एलिमेंट कंपाउंड्स। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स होते हैं एंड हैवी डी ब्लॉक एलिमेंट्स कंपाउंड्स, हैवी डी ब्लॉक एलिमेंट कंपाउंड्स। ठीक है, एग्जाम्पल देखो अब, ट्रांजिशन एलिमेंट कंपाउंड्स का मतलब हो गया ट्रांजिशन कंपाउंड्स जो है जिसमें क्या होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी हो सकती है। ट्रांजिशन एलिमेंट कंपाउंड्स का सीधा साधा मतलब है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी होती है। जनरली वो डी ब्लॉक के होते हैं, जनरली वो डी ब्लॉक के होते हैं। तो मैं अगर कुछ एग्जाम्पल लूं, अगर मैं कुछ एग्जाम्पल लूं जहां पे ट्रांजिशन एलिमेंट कंपाउंड्स के, तो उनके स्ट्रक्चर अगर उनका स्टेरिक फैक्टर सेम है, अगर उनका स्टेरिक फैक्टर सेम है तो उनकी शेप सेम आनी चाहिए, लेकिन नहीं आती है, लेकिन नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, बिकॉज, पहले तो आंसर लिख लो, सेम नहीं आती है बिकॉज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये इनर्ट पेयर इफेक्ट तुम पढ़ चुके हो थर्ड चैप्टर में। क्या है? जो इनर सेल्स के जो n-2 सेल है, जो n-2 सेल है, जो n-2 सेल है, उसके इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इनर्ट हो जाते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं बेटा? इनर्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, उसी को क्या बोलते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, कैसे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं? देखो, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, SeCl6 2-, ठीक है, TeCl6 2-, ठीक है, फिर ले लो एक और NBrF6-। ठीक है, ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट कंपाउंड्स हैं। इनमें इनर्ट पेयर इफेक्ट कैसे लगता है? देखो, जब तुम इन सब की बात करोगे, ठीक है, तो इनका जो स्टेरिक फैक्टर है, देखो, एक तो 6 बॉन्ड तो इसके साथ बना रहा है, 6 बॉन्ड तो यही हो गए, और 2 इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, मतलब एक पेयर और बन रहा है। तो टोटल स्टेरिक फैक्टर कितना हो गया? टोटल स्टेरिक फैक्टर हो गया बेटा 7। कैसे हुआ? 6 तो इसके बॉन्ड पेयर, 6 तो इसके बॉन्ड पेयर, 6 तो इसके बॉन्ड पेयर, ऊपर 2 नेगेटिव है, 2 नेगेटिव से मिलके क्या बन रहा है? एक लोन पेयर बन रहा है, एक लोन पेयर बन रहा है। तो स्टेरिक फैक्टर टोटल 7, टोटल 7 स्टेरिक फैक्टर के लिए वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी क्या बोलती है? कैसी ज्योमेट्री होनी चाहिए? पेंटागोनल बायपिरामिडल होनी चाहिए सर, पेंटागोनल बायपिरामिडल होनी चाहिए। लेकिन ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे ये सेम चीज है, ठीक है, ये भी यहाँ पे सेम चीज है। क्लियर? लेकिन होता क्या है, ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल शेप देते हैं, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल शेप देते हैं। क्लियर? जैसे SeCl ठीक है, और ऊपर एक Cl आ जाता है, नीचे एक Cl आ जाता है, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल शेप देते हैं। ठीक है, जबकि ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये जो लोन पेयर बन रहा है, ये जो 2 नेगेटिव आ रहा है, जो सेलेनियम की इनर सेल, जो सेलेनियम की इनर सेल है, दैट इज n-2 सेल है। ठीक है, n-2 जो सबसेल है, सॉरी, n-2 जो सबसेल है, उसके इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, दैट इज स्टीरियोकेमिकली उसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ऊपर 2- लगा है, वो क्या होगा? स्टीरियोकेमिकली इनर्ट होगा। स्टीरियोकेमिकली इनर्ट मतलब इनएक्टिव होगा, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव होगा। और जहां पे लोन पेयर का इफेक्ट दिखे और उसके कारण शेप में कुछ बॉन्ड एंगल में कुछ डिक्रीज हो, कुछ इंक्रीज हो, उसका लोन पेयर इनएक्टिव नहीं, उसका लोन पेयर स्टीरियोकेमिकली एक्टिव होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। SeCl6 TeCl6 2-, BrF6-, इसकी ज्योमेट्री स्टेरिक फैक्टर के हिसाब से PbP होनी चाहिए, क्योंकि हमने जब टोटल काउंट किया बॉन्ड पेयर लोन पेयर को मिला के तो 7 आना चाहिए।
और 7 स्टेरिक फैक्टर के लिए पीवीपी ज्योमेट्री होती है, बट इनमें क्या होता है, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री दिखाता है, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री दिखाता है। क्यों दिखाता है? क्योंकि ये जो 2- ऊपर आ रहा है, ये जो 2- मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके जो नेगेटिव चार्ज बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके जो लोन पेयर बन रहा है, वो लोन पेयर बॉन्डिंग में, वो लोन पेयर स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट ही नहीं करता है, उसका कोई रोल ही नहीं है। इसीलिए ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री दिखाता है, क्योंकि केवल 6 बॉन्ड पेयर बचे, केवल 6 बॉन्ड पेयर बचे। क्लियर है? सब में ऐसा होगा। तुम लोग बोलोगे कि इसके ऊपर तो एक ही नेगेटिव है सर, लेकिन Br के इलेक्ट्रॉन काउंट करो जरा, पहले से ही 7 होते हैं, पहले से ही कितने होते हैं बेटा इसके पास, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो जिसमें से 6 यूज हो गए, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका बचा और 1 इससे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक लोन पेयर बनाएंगे जो कि ब्रोमीन के ऊपर लगेगा। लेकिन ब्रोमीन का साइज बड़ा होने के कारण और उसके बीच में ट्रांजिशन एलिमेंट के आने के कारण उसके जो इलेक्ट्रॉन्स, जो इसके इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, जो उसका लोन पेयर होगा, स्टीरियोकेमिकली क्या होगा बेटा, इनएक्टिव होगा। ठीक है, इसीलिए ज्योमेट्री कैसी मिलेगी, इन तीनों की परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल मिलती है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल नहीं मिलेगी, पेंटागोनल बाइपिरामिडल नहीं मिलेगी। क्लियर? ये थी बेटा लिमिटेशंस ऑफ विस्पर थ्योरी। और भी काफी सारे मॉलिक्यूल्स हैं, केवल यही नहीं है, काफी सारे मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन केवल आपको एक आइडिया देने के लिए कि कैसे विस्पर थ्योरी फेल हुई, काफी सारे मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर देने में, शेप्स बताने में विस्पर थ्योरी फेल हो जाती है। लेकिन रीजन आपको तीनों याद होने चाहिए, पहला आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, और हैवी डी ब्लॉक एलिमेंट कंपाउंड्स का भी फेल हो जाती है। ये आपको याद होने चाहिए और इनके रीजन पता होने चाहिए। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में क्या हो जाता है, जो पेंटागोन बीच में बन रहा था उसी में जो विस्पर थ्योरी, ऐसे याद रखना बस, जो विस्पर थ्योरी स्ट्रक्चर दे रही है उससे अलग स्ट्रक्चर मिलता है किसमें, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में, और हमने आपको एक एग्जांपल करके दिखाया। बाकी ट्रांजिशन एलिमेंट्स और हैवी डी ब्लॉक एलिमेंट्स का रीजन क्या आ जाता है बेटा, क्या रीजन आ जाता है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनर सेल वाले, वो इनर्ट पेयर इफेक्ट लगाएंगे और उसके इलेक्ट्रॉन्स स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव होंगे और स्ट्रक्चर बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये थी बेटा लिमिटेशंस ऑफ विस्पर थ्योरी, लिमिटेशंस ऑफ विस्पर थ्योरी। अब इन्हीं मुद्दों को सुलझाने के लिए हम आगे वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप ये पढ़ो, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।